हेलो गाइस। एपिसोड 6 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि फू बोयान के मुंह से अपना रियल नेम सुनकर सु यानजी बहुत डर जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। फू बोयान सु यानजी से कहता है मुझे अवॉइड ना करो, मुझे पता है कि तुम ही जिंक्स नहीं हो। उस दिन हॉस्पिटल में तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड ने सु यानजी कहकर पुकारा था और फिर उस दिन बीच पर भी तुम्हारे रिएक्शन से मुझे यकीन हो गया कि तुम सु यानजी ही हो, वही सु यानजी जिसे मैं बचपन में जानता था। सु यानजी कहती है इसका मतलब तुमने मुझे पहले ही पहचान लिया था। फू बोयान कहता है हाँ, लेकिन मैं तुमसे सच जानना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम जी चंग के साथ क्या कर रही हो और क्यों तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। सु यानजी कहती है ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। फू बोयान कहता है क्या तुम वाकई उसकी गर्लफ्रेंड हो। सु यानजी अभी बोलने ही वाली होती है, इतने में जी चंग वहाँ पर आ जाता है और सु यानजी को अपने साथ लेकर जाने लगता है। सु यानजी कहती है मेरी अभी फू बोयान से बात खत्म नहीं हुई। जी चंग कहता है क्या मुझे रिपीट करना होगा। फू बोयान सु यानजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का तुम्हारा एटीट्यूड है सु यानजी तुम्हारे साथ जा सकेगी। जी चंग सु यानजी को अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि सु यानजी मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसे अपने घर लेकर जा रहा हूँ, तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं। और वहाँ से सु यानजी को लेकर चला जाता है। इसके बाद सीतू को दिखाया जाता है कि वो एना को वी चैट में ऐड करने की रिक्वेस्ट भेजता है, लेकिन एना उसे ब्लैकलिस्ट कर देती है। कहता है कि मैंने इसे ऐड करने को कहा था लेकिन इसने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया। दूसरी तरफ जी चंग और सु यानजी को दिखाया जाता है। जी चंग के स्टमक में स्पाइसी फूड खाने की वजह से पेन हो रही थी। सु यानजी को लगता है कि जी चंग उससे अभी भी नाराज़ है और वो कहती है तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरे और फू बोयान के बीच ऐसा कुछ नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। जी चंग कार रोककर सु यानजी से कहता है ओके मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, मुझे एक्सप्लेन करो। सु यानजी कहती है क्या एक्सप्लेन करना है, मैंने तुम्हें अभी बताया तो है। जी चंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी स्टूपिड ट्रिक्स के बारे में पता नहीं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मिस्टर लिपामैन हमारी कंपनी के लिए कितने इंपॉर्टेंट क्लाइंट हैं, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें जर्मन नहीं आती। सु यानजी कहती है तो तुम्हें पता चल गया था। जी चंग कहता है हाँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम्हें फू बोयान से हेल्प लेने की क्या ज़रूरत थी। सु यानजी कहती है मैंने उसे नहीं बताया, वो खुद अपनी मर्ज़ी से आया था और मेरा फू बोयान के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। जी चंग कहता है अगर वो तुम्हारा फ्रेंड है तो उसने तुम्हें शूज़ गिफ्ट क्यों किए और तुम्हें अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए फोर्स क्यों किया। सु यानजी कहती है उसने मुझे अपनी मर्जी से गिफ्ट भेजा था और मैंने तुम्हारे कहने पर उस पर गिफ्ट रिजेक्ट भी कर दिया था और अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। हमारे दरमियान सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, तुम्हें मेरी सोशल लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं। जी चंग कहता है मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा। सु यानजी कहती है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मैं खुद टैक्सी लेकर घर चली जाऊंगी। जी चंग उसे रोकता है लेकिन सु यानजी उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। घर आकर सु यानजी एना से फ़ोन पर बात कर रही होती है और उसे फू बोयान के बारे में बताती है कि उसको मेरे बारे में पता चल गया है। एना कहती है क्या वो किसी और को बताएगा तो नहीं। सु यानजी कहती है मुझे नहीं लगता और उसे बताती है कि मेरी जी चंग से फाइट हुई है, उसे लगता है कि मेरे और फू बोयान के बीच फ्रेंडशिप से बढ़कर कुछ है। एना कहती है कहीं तुम्हें जी चंग पसंद तो नहीं करता। सु यानजी कहती है ऐसा नहीं हो सकता और फिर कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। कुछ देर में जी चंग भी रूम में आ जाता है और आते ही सु यानजी के ऊपर गिर जाता है। सु यानजी जी चंग से कहती है क्या हुआ। जी चंग कहता है मैं ठीक हूँ, बस स्टमक में पेन हो रही है। सु यानजी उसे बेड पे लेटा देती है और कहती है कि सडनली तुम्हारे स्टमक में पेन क्यों होना शुरू हो गई, कहीं डिनर की वजह से तो नहीं। जी चंग कहता है कि मैं स्पाइसी फूड नहीं खा सकता। सु यानजी कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैंने तो तुम्हारे खाने में चिली सॉस भी ऐड कर दिया था, मैं अभी आंट में से मेडिसिन का पूछती हूँ। जी चंग कहता है ग्रैंडमा डिस्टर्ब होंगी। सु यानजी कहती है तुम आराम से बेड पर लेट जाओ, मैं खामोशी से जाकर मेडिसिन लेकर आती हूँ। और फिर जी चंग के कैबिनेट्स में मेडिसिन ढूंढती है और फाइनली उसको एक कैबिनेट में से मेडिसिन मिल जाती है और फिर जल्दी से रूम में जाती है और जी चंग को मेडिसिन खिलाती है और फिर टॉवल से उसका फेस साफ करती है। सु यानजी टॉवल चेंज करने के लिए उठती है। जी चंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ यहीं पर रहो। सु यानजी कहती है ओके मैं कहीं नहीं जाऊंगी और फिर पूरी रात उसके पास बैठी रहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जी चंग उठता है और सु यानजी को अपने पास बैठा देखकर खुश होता है और खुद से कहता है कि मैं पास्ट में बिल्कुल अकेला था लेकिन अब मैं अकेला नहीं रहना चाहता, मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी। और इसी दौरान विंडो से सूरज की रोशनी सु यानजी के फेस पर पड़ती है और सु यानजी डिस्टर्ब होती है। जी चंग अपना हाथ सु यानजी के फेस के सामने करके उसे देखता रहता है। इसके बाद मिस मिकी जी चंग को एक चैरिटी ऑक्शन का इनविटेशन देती है। जी चंग वो इनविटेशन देखता है और फिर खुद से कहता है कि क्या सु यानजी मेरे साथ इस चैरिटी ऑक्शन में जाएगी
और फिर इसी बीच उसे सो यानजी और एना की लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन मिलता है। जी चंग उनकी लाइव स्ट्रीम देखने लग जाता है। दूसरी तरफ सीतू भी उनकी लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान में एक लड़का सो यानजी और एना के साथ बहुत रूडली बात करता है, जिस पर सीतू और जी चंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के को वार्निंग देते हैं कि अगर तुम अभी यहाँ से नहीं निकले तो हम तुम्हारी कंप्लेन करेंगे, जिस पर वो लड़का जल्दी से ऑफलाइन हो जाता है। सो यानजी और एना अपने फैंस को थैंक्स करके लाइव स्ट्रीम ऑफ कर देती हैं और फिर सो यानजी एना से कहती है कि ये YYDS तो तुम्हारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ़ैन लग रहा है। एना कहती है ये फ़ैन नहीं बल्कि मुसीबत है। सो यानजी कहती है क्या तुम इसे जानती हो? एना कहती है ये सीतू की आईडी है, उसने मुझे कल रात को इसी आईडी से WeChat पर रिक्वेस्ट भी भेजी थी, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दी थी। सो यानजी कहती है आखिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, कहीं सीतू तुम्हें पसंद तो नहीं करता? एना कहती है उसका नेम भी मत लो और फिर सो यानजी को अपने और सीतू की रात वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिस पर सो यानजी बहुत हैरान होती है और कहती है कि तुम दोनों एक साथ सोए थे। एना कहती है ये मॉडर्न सोसाइटी है, अगर हम दोनों ने एक साथ रात गुजार भी ली तो क्या हो गया, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हमने सिर्फ साथ में एक नाइट स्पेंड की थी। सो यानजी कहती है तो अब तुम्हारी सीतू को लेकर क्या फीलिंग्स हैं? एना कहती है क्या मतलब तुम्हारा, अगर सीतू इस दुनिया का आखिरी इंसान भी होगा तो फिर भी मेरी उसको लेकर कोई फीलिंग्स नहीं होंगी। दूसरी तरफ सीतू को दिखाया जाता है कि वो जी चंग से कहता है कि चाहे समुंदर सूख जाए या चट्टानें टूट जाएं, मैं फिर भी एना को डेट करने के लिए मनाता रहूँगा। जी चंग उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है। सीतू कहता है बॉस आप भी इतने बुरे नहीं थे, मैंने कभी भी आपको इस तरह से किसी लड़के को डांटते हुए नहीं देखा। जी चंग कुछ देर के लिए इधर उधर देखता है और फिर सीतू को कहता है सेम टू यू और फिर दोनों स्माइल करते हैं। इसके बाद जी चंग सो यानजी के पास आता है और उसे एक नेकलेस देता है। सो यानजी कहती है ये तो बहुत ही प्यारा है, तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? जी चंग कहता है मुझे एक चैरिटी ऑप्शन का इनविटेशन मिला है और तुम्हें वहाँ पर मेरे साथ जाना होगा और ये हमारा डोनेशन आइटम है। सो यानजी कहती है मुझे भी जाना होगा। जी चंग कहता है हाँ, क्यों तुम नहीं जाना चाहती? सो यानजी कहती है ऐसी बात नहीं, मेरा मतलब है कि तुमने कहा था कि हमारा रिलेशनशिप पब्लिकली अनाउंस नहीं होना चाहिए, तो फिर मैं किस हैसियत से तुम्हारे साथ जाऊँ? जी चंग कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड होने के साथ साथ हमारी कंपनी की सेक्रेटरी भी हो। सो यानजी कहती है ओके। जी चंग कहता है तुम इस नेकलेस को संभाल कर रखना और कल तुम रेडी रहना, कल ऑर्गेनाइजर किसी को भेजेगा ये नेकलेस लेने के लिए। सो यानजी कहती है ओके और जी चंग वहाँ से चला जाता है। सो यानजी ड्रॉ में से वैसा ही सेम ज्वेलरी बॉक्स निकालती है और उसमें एंजल डियर का नेकलेस होता है जो सो यानजी को उसकी मॉम ने दिया था और कहा था कि तुम इसको बेच देना। सो यानजी मना कर देती है और कहती है कि मैं इसे नहीं बेचूंगी और आप पैसों की फिक्र ना करें, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगी। और फिर सो यानजी दोनों ज्वेलरी बॉक्स को सेम ड्रॉ में रख देती है। नेक्स्ट डे सो यानजी एना को बताती है कि जी चंग ने मुझे एक चैरिटी ऑक्शन में उसके साथ जाने को कहा है, लेकिन मेरे पास कोई भी अच्छा ड्रेस नहीं है पहनने के लिए और ना ही मैं पहले कभी ऐसे इवेंट में गई हूँ। एना कहती है क्या जी चंग ने तुम्हारे लिए ड्रेस अरेंज नहीं किया? सो यानजी कहती है नहीं, मुझे लगता है उसे याद नहीं रहा होगा। एना कहती है तुम्हें उसे बताना चाहिए था। सो यानजी कहती है रहने दो, मैं खुद अरेंज कर लूँगी। इसी दौरान सीतू एना के घर के नीचे आकर बैंड बजाना शुरू कर देता है और एना को ऊंची आवाज़ में डेट करने के लिए प्रपोज करता है। एना ये सब देखकर गुस्से में नीचे आती है और सीतू के ऊपर पानी फेंक देती है। सीतू एना को देखकर चुप हो जाता है। एना कहती है मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि मुझसे दूर रहो, क्या तुम भूल गए? सीतू कहता है एना प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं जब से तुमसे मिला हूँ मुझे हर जगह तुम ही नज़र आती हो और आज मैं तुम्हें हर हाल में प्रपोज करके रहूँगा। जिस पर एना उसे चुप रहने को कहती है और उसे पंच मारकर वहाँ से चली जाती है। सीतू के नोज से खून निकलना शुरू हो जाता है। सो यानजी सीतू को एना से दूर रहने की एडवाइस करती है। इसके बाद एना और सो यानजी एक शॉप में ड्रेस रेंट पर लेने के लिए जाते हैं, लेकिन शॉप वाला रेंट पर ड्रेस देने से मना कर देता है। इसी दौरान फू बोयान वहाँ पर आ जाता है और सो यानजी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सो यानजी कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। एना सो यानजी से कहती है कि तुम्हें फू बोयान को बताना चाहिए था, हो सकता है वो तुम्हें ड्रेस रेंट पर लेने में हेल्प कर दे। सो यानजी मना कर देती है। फू बोयान उस शॉप के ओनर से पूछता है कि वो दो लेडीज़ यहाँ पर क्या कर रही थीं। शॉप का ओनर बताता है कि उन्हें एक ड्रेस रेंट पर चाहिए था। इसके बाद फू बोयान सो यानजी को मैसेज करके मिलने को कहता है। नेक्स्ट डे फू बोयान सो यानजी को एक ड्रेस गिफ्ट करता है, लेकिन सो यानजी मना कर देती है। फू बोयान कहता है ये ड्रेस इतना एक्सपेंसिव नहीं है। सो यानजी कहती है मैं फिर भी ये ड्रेस एक्सेप्ट नहीं कर सकती और कहती है कि लास्ट टाइम हमारी बात जी चंग की वजह से अधूरी रह गई थी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फू बोयान कहता है ओके मैं सुन रहा हूँ। सो यानजी कहती है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, एक्चुअली मैं और ही जिंग्स ट्विन सिस्टर्स हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स की वजह से हमें सेपरेट रहना पड़ा। फू बोयान कहता है इसका मतलब कि जी चंग को तुम्हारी रियल आइडेंटिटी का नहीं पता,
सु यांजी कहती है नहीं। फू बुयान कहता है कि मुझे ज़ीचेंग के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर ज़ीचेंग को तुम्हारे सच का पता चल गया तो वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम ज़ीचेंग से दूर रहो। सु यांजी कहती है कि मैं इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ। तुम प्लीज़ इसको सीक्रेट रखना जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता और मैं ज़ीचेंग की लाइफ से सेफली निकल नहीं जाती। फू बुयान सु यांजी से प्रॉमिस कर लेता है कि मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। इसके बाद सु यांजी और एना को दिखाया जाता है। एना सु यांजी से कहती है तुम्हें फू बुयान से वो ड्रेस ले लेना चाहिए था। सु यांजी कहती है नहीं, अगर ज़ीचेंग को पता चल गया तो फिर से नाराज़ होगा। एना कहती है तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम ज़ीचेंग की रियल गर्लफ्रेंड हो। सु यांजी कहती है ऐसी कोई बात नहीं। एना कहती है तो फिर तुम ब्लश क्यों कर रही हो। सु यांजी नर्वस हो जाती है। एना कहती है ओके, मैं तुम्हें और तंग नहीं करूँगी। मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस ऑर्डर किया है और वो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं। सु यांजी बहुत खुश होती है और एना को थैंक्स कहती है। इसके बाद ज़ीचेंग टेबल पर एक पार्सल रखा हुआ देखता है और जैसे ही वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें से एक बहुत ही लो क्वालिटी का ड्रेस निकलता है। ज़ीचेंग को समझ आ जाता है कि सु यांजी के पास चैरिटी ऑक्शन में पहनने के लिए ड्रेस नहीं है और वो जल्दी से अपने एम्प्लॉय को कॉल करके एक ड्रेस रेडी करने को कहता है। इसके बाद सीतू एना के घर जाता है और उसे डेट करने के लिए प्रपोज करता है, लेकिन एना फिर से मना कर देती है। लेकिन सीतू फिर भी हार नहीं मानता और हर जगह एना का पीछा करता है, फिर चाहे वो कन्वीनियंस स्टोर हो या फिर ब्यूटी सैलून। एना सीतू से कहती है कि क्या सारा दिन काफ़ी नहीं था जो तुम मुझे रात को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। तुम्हारी वजह से मेरी पार्ट टाइम जॉब डिस्टर्ब हो रही है। सीतू कहता है अगर तुम मेरे साथ डेट करने के लिए हाँ कर दो तो मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। एना मान जाती है, जिस पर सीतू बहुत खुश होता है। इसके बाद ज़ीचेंग एक पार्सल लेकर सु यांजी के पास आता है और कहता है कि ये पार्सल किसका है, क्या मैं इसे ओपन करूं या नहीं। सु यांजी जल्दी से बाहर आती है और पार्सल को देखकर कहती है कि मेरा पार्सल है। ज़ीचेंग कहता है काफ़ी बड़ा बॉक्स है, ऐसा क्या है इसमें। सु यांजी कहती है मेरा कुछ पर्सनल सामान है और पार्सल लेकर रूम में चली जाती है। ज़ीचेंग स्माइल करता है। सु यांजी उस बॉक्स को ओपन करके देखती है तो उसमें बहुत ही खूबसूरत ड्रेस होता है। सु यांजी ड्रेस को देखकर बहुत खुश होती है।